हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। द काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है दोस्तों। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी रह रही है, ये क्या कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है आधिकारिक रूप से क्या है? इसके लिए ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ध्यान रखना, इसका जो बनेगा कौन सा बनेगा भाई? भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। देखो, हॉकी को जो है क्या दे रखी है, वरीयता दे रखी है वैसे ही बस। यानी क्यों? क्योंकि 8 बार क्या है, स्वर्ण पदक जीता हुआ है। 8 स्वर्ण पदक जो है किसको मिले हुए हैं? हॉकी को, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रखा है। बाकी भारत का कोई भी आधिकारिक खेल नहीं है। भारत जो है सभी खेलों को क्या है, समान समझता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का खासकर ध्यान रखेंगे कि भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत सभी खेलों को क्या है, प्राथमिकता देता है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने लिखा है वंदे मातरम? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम हमारा क्या है भाई, ध्यान रखना, राष्ट्रीय गीत है, जिसको ध्यान रखना कब, 24 जनवरी 1950 को क्या गया था, अपनाया गया था। ठीक है। वंदे मातरम ध्यान रखना, गाने का समय जो है, गाने की अवधि 65 सेकंड। गाने की भाषा बांग्ला। ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम लिया गया, तो लिया गया है जो है कौन सी है, आनंद मठ पुस्तक से। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, किससे लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से। ठीक है। लिखने वाले राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बात समझ में आ गई दोस्तों? बहुत बढ़िया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव का जो शरीर है उसकी जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, रेडियस, अल्ना। तो कौन सी है सबसे छोटी की बात करें अगर, तो सबसे छोटी कौन सी है? तो कौन सी? स्टेपीज, जो किसकी हड्डी है? कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे अगर बड़ी की बात करें तो बड़ी कौन सी है? फीमर, यानी कि जांग की हड्डी या पैर की हड्डी है ना, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। तो फीमर क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? पोखरण में, तारापुर में, कलपक्कम में या हरिकोटा में? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? पोखरण में। पोखरण यानी कहाँ पर? राजस्थान में। ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था भाई अपना? पोखरण कहाँ पर? राजस्थान में हुआ था सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ठीक है, पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो यानी कि जो ऐसे करके क्या है, पार्ट बने हुए हैं ऐसे करके पृथ्वी के ऐसे, तो ये जो सबसे बाहरी है ये, इसको क्या कहा जाता है? तो मेटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फियर, क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाएगा? मेटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फियर। तो भारत का सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो इसको बोला जाओ क्या भाई, ध्यान रखेंगे, क्रस्ट, या इसको बोल रहा है भू प्रॉपर्टी। क्रस्ट ही ध्यान रखेंगे बस, इसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी आवरण जो कहलाता है वो क्या है? क्रस्ट। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा काला सोना? कोयला को, पेट्रोलियम को, हीरा को या फिर लोहा को? तो किसे कहा जाएगा ब्लैक गोल्ड? तो वो कहा जाएगा किसे भाई? पेट्रोलियम को। किसे कहा जाएगा? पेट्रोलियम को। ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो किसे, पेट्रोलियम को कहा जाता है ना। पेट्रोलियम का कलर जो है आपको गोल्डन दिखाई देगा, है ना, उस चीज को मत, ये ब्लैक। तो यदि मैं बात करूं कच्चा, कच्चा पेट्रोलियम जो होता है, ध्यान रखना, कच्चा पेट्रोलियम जो है, ध्यान रखना कैसा होता है, काले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, तो काला होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक से फिर कौन सी कंडीशन में पहुंच जाए, गोल्ड की, तो ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भाई थोड़ा सा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो कुल कितने शब्द, 42, 52, 72 या फिर 84। तो कुल कितने शब्द है, तो वे कितने हैं भाई, 72। कितने, 72, ध्यान रखना। 42वां संविधान संशोधन, एसएस लिख रहा मैं संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद, इसमें पता ही है अपना, 42 संविधान संशोधन के बाद कितने हैं, 72। यदि इससे पहले जाएंगे तो कितने शब्द है इसमें, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 69। ये क्या है, मूल उद्देशिका में, क्योंकि प्रस्तावना तो बाद में बनी थी, जिस टाइम क्या था, उद्देशिका, है ना। तो मूल में तो कितने थे, 69। यदि बात करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है, तो टोटल कितने हैं, 72 है। ठीक है, ध्यान रखें कितने हैं, 72 है। वैसे तो 8 लाइनों में तोड़कर लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक ही लाइन में है प्रस्तावना। ठीक है, कुल मिलाकर फुल स्टॉप जो है शुरू से लेकर आखिरी तक है। फुल स्टॉप जो लगा है बिल्कुल लास्ट में लगा है, बीच में क्या है, कोमे लगे हुए हैं, है ना, अर्धविराम के, है ना, ये सब क्या है, कोमा लगे हुए हैं। बाकी सब पूरा, अगर एक बात करें तो एक लाइन की फुल स्टॉप की, तो सिर्फ एक लाइन में ही खत्म है। और उसमें कुल कितने शब्द लिए गए हैं, तो 72 शब्द लिए गए हैं। ठीक है भाई। मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, मनुष्य के जो रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, ऑक्सीजन के कारण, आयरन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण। तो पूछा कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो किसके कारण हुआ है, किसके, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के कारण क्या है, इसका रंग क्या है, लाल होता है, मनुष्य के रक्त का रंग। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत की बात करेंगे तो इसके लिए क्या है, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो भारत की बात करेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो कौन है, कंचनजंगा। यदि बात करेंगे तो ये कौन सा है, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर, वो भी कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे है, नेपाल में। K2 का नाम आपको पता ही होगा, गॉडविन ऑस्टिन। ये कौन से नंबर की है, सेकंड नंबर की है। ठीक है, ध्यान रखें कौन सी है, सेकंड नंबर की। कंचनजंगा कैसी है, प्रथम नंबर की, पहला। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट नंबर इसका है। बात समझ आ गई भाई। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे, मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, कृषि से, या उर्वरक से। तो श्वेत जो रंग होता है वो किसका होता है, तो किसका होगा भाई, दूध का। ठीक है, मछलियां, मत्स्य जो पालन होता है कहाँ पर होता है, पानी में, और पानी का रंग कैसा होता है, नीला। तो ध्यान रखना, नीली क्रांति इसको कहा जाएगा। कृषि, कृषि का रंग कैसा होता है, हरा, तो इसको क्या बोला जाएगा, हरित क्रांति। उर्वरक, खाद, खाद का रंग कैसा होता है, सफेद, यानी कि इसे क्या बोला जाएगा, भूरी क्रांति। ठीक है, ध्यान रखें, सफेद क्रांति, भूरी क्रांति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किस वर्ष, 1885 में, 1905 में, 1920 में, या 1930 में। तो कब हुई थी भाई, तो वो कब हुई थी, 1885 में। किसने करी थी, A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी भाई, एनी बेसेंट। ठीक है, यदि पूछेगा प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला
तो वो कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। बात समझ में आ गई? यदि केवल पूछेगी प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई? कांग्रेस के बारे में एक क्वेश्चन और है। कांग्रेस की कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी महात्मा गांधी ने। कौन सा? वो भी बेलगांव अधिवेशन। कौन से अधिवेशन की? बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना। कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं बना। कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी उसका क्या है, अध्यक्ष कभी नहीं बना। तो वो कौन था? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जो कभी भी क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने सदस्य के रूप में। कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता करी, तो वो किसने करी? गांधी जी ने। कहां पर? बेलगांव अधिवेशन में करी थी। ठीक है, ये चीजें आप खासकर ध्यान रखेंगे। 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना। कहां पर? सूरत अधिवेशन। सॉरी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? किसकी गति पूछी गई है? प्रकाश की। प्रकाश की गति क्या है, किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जल में, कांच में, वायु में, या फिर निर्वात में? प्रकाश का है, प्रकाश को क्या है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे क्या है, मैं एक सीधी सी बात करूं कि ऐसे प्रकाश जा रहा है और यहाँ पे कुछ आ जावे, रुकावट आ जावे, तो प्रकाश क्या है, यहाँ से क्या है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे क्या है, प्रकाश की दूरी बहुत दूर तक हो जाएगी। तो ऐसे पूछा कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में? तो वो ध्यान रखना, वो किस में होगी? हमेशा निर्वात में, है ना। ध्यान रखेंगे किस में होगी? निर्वात में। कांच में किसकी होती है? तो वो किसकी होगी? ध्यान रखना हमेशा किसकी? ध्वनि की। ध्वनि की सबसे ज्यादा अधिकता किस में पाई जाती है? तो किसमें? कांच में। प्रकाश की सबसे ज्यादा अधिकता किसमें पाई जाती है? निर्वात में। पूछा जाओगा कि ध्वनि नहीं, ध्वनि क्या होती है इसमें? ध्यान रखना, ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल शून्य। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि की चाल किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो वो नहीं चल सकती, तो किस में नहीं चल सकती? निर्वात में। ध्यान रखना, जहां पर बात को समझेंगे, जहां पर O2 नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां ध्वनि नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई भाई? यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी पाई जाएगी, तो वहां पर क्या है, ध्वनि की चाल भी बिल्कुल जैसा ऑक्सीजन वैसी उसकी चाल होगी। ठीक है, तो निर्वात की यदि बात करें तो ऊपर यदि हम ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, तो वहां पर ध्वनि की चाल भी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, बात समझ में आई? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए भाई, इसमें इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं वैसे, लेकिन यदि मैं इनके कर्म की बात करूं, जिस हिसाब से आपकी बुक में कर्म जो मिलते हैं, मिलने के आधार जो है, तो पहला नंबर तो किसका है? इसका है। और दूसरा नंबर इसका है। और तीसरा नंबर जो है वो है सीवी रमन। इस तरह से इनके क्या है, कर्म दिए हुए हैं भाई बुक के अंदर। तो उस आधार पर हम किसको मान लेवे? तो किसको मान लेवे यहाँ पे? सीवी रमन को। बाकी ऑप्शन दो है, दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए था इनको दोनों में से। ठीक है, दो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। तो वो कौन सा है भाई? अपना कमल है ना, ध्यान रखना। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है?
रक्त का जो थक्का बनता है तो किसके कारण बनता है, जो सहायता करती है उसमें कौन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो वो कौन करेगा, रक्त का थक्का बनने में जो सहायक करे तो वो कौन है, प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखना। खून को बहने से जो रोकने का काम करे, अंदर जो थक्का बनाने का काम करे वो कौन सा है, प्लेटलेट्स का काम है। आगे देखें, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो किससे है ऑपरेशन फ्लड, फ्लड यानी कि ऑपरेशन जो फ्लड चलाया था वो किसके लिए चला गया था, दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके लिए चलाया गया था भाई, दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड किससे, दुग्ध उत्पादन किससे, कौन सी क्रांति, तो श्वेत क्रांति। बात समझ में आ गई, कौन सी क्रांति से संबंधित होगी, तो श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर मिजोरम में। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे जो सूर्य जो उगता है, ध्यान रखना, सूर्य का उगेगा जो कहाँ पर, पूर्वी दिशा में, है ना, पूर्व से उगना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो सबसे पूर्वी है तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं यहीं पे, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान तक सूर्य की किरणें देशांतरों को पार करने में लगभग कितना समय लेगी। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान तक सूर्य की किरणें देशांतरों को पार करने में कितना समय लेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसकी बात करूँ नक्शे की, ये अपना क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और ये अपना क्या है, राजस्थान, और ये क्या है, अपना अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे ही किरणें इधर से इधर तक आएंगी यहाँ तक, तो कितना समय लेगी। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक लगभग कितनी देशांतर बैठेगी, 30। कितनी देशांतर, 30, 30 देशांतर। और एक देशांतर को पार करने का जो समय है कितना, 4 मिनट। तो कितना, लगभग 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा क्या है, चांस रहते हैं। बात ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस वाले खासकर। ठीक है, तो बात समझ में आई, नेक्स्ट चलेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप सभी को पता ही है उसका, तो कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भाई, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखो, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती। तो ध्वनि तरंगे जो नहीं चलती तो वो किस में नहीं चलती, निर्वात में, है ना, ध्यान रखना। किस में नहीं चलेगी, तो किस में नहीं चलने की, निर्वात में। मैंने बताया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये आप सभी बताए, तो कौन सा है भाई, अपना बरगद। क्यों, दीर्घायु के कारण। दीर्घायु, इसकी क्या है, बहुत ज्यादा आयु है, इसलिए इसको क्या मान लिया था, अपना राष्ट्रीय वृक्ष मान लिया गया था। ठीक है, नील क्रांति किससे संबंधित है, नील क्रांति या फिर नीली क्रांति, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। नील क्रांति या फिर नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको पता ही है, तो किससे, मत्स्य पालन से, है ना, मछली पालन से। फिर से रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन यू। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, जांग की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। नेक्स्ट है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, 1911 में, 1920 में, 1947 में, 1950 में। तो जन गण मन जो पहली बार गाया गया था वो कब गाया गया था, तो कब, 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना।
किसके स्वागत में गाया गया था, आप सभी को पता ही है। तो किसके स्वागत में गाया था? तो जॉर्ज पंचम के, किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में क्या है, गाया गया था। ठीक है भाई। और इसके बारे में क्या है, यदि मैं बात करूं थर्ड दिल्ली दरबार के समय, थर्ड दिल्ली दरबार के समय में, इस समय कौन सा दिल्ली दरबार लगा था? तो तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार लगा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भाई? मोर है ना। कौन सा है? मोर। ये आप सभी को पता ही है, ये छोटे क्वेश्चन है, इन सब का आपको खासकर पता ही है। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है भाई? हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? हाइड्रोजन। किसका? सूर्य का। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का जो संविधान है किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड से या फिर कनाडा से। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है तो वो किस देश के संविधान से हुआ है? तो वो ध्यान रखना कौन सा भाई? ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन से कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली। कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली, है ना। और कानून बनाने की, कानून बनाना भी कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है किससे है? संसदीय प्रणाली है। संसद से ही सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या है, कार्य होने वाले हैं। तो संसदीय जो प्रणाली है सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित है अपना देश। ठीक है। दूसरी चीज है, भारतीय संविधान किस देश ने संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? दूसरा, सबसे अधिक प्रभाव किसका है? यदि पूछा गया कि प्रभाव किसका है, तो एक चीज और है प्रभाव में, यदि कभी वो आपको ऑप्शन में मिल गया तो उसका प्रभाव का नाम है 1935 का अधिनियम। इसको पूरा नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखना। भारत शासन 1935 क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसी को बोला जाता है मिनी संविधान। क्या बोला गया है? मिनी संविधान। क्योंकि भारत शासन अधिनियम से लगभग कितने, ध्यान रखना कितने, लगभग कितने, 200 आर्टिकल, लगभग कितने आर्टिकल लिए गए? 200 आर्टिकल लगभग यहीं से लिए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मिनी संविधान का भी, कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को ही मिनी संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो ध्यान रखना कौन सा है भाई अपना? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप खासकर ध्यान रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर जो है एक जगह है जो कहाँ पर है, ठीक है, सॉरी रूस की। तो वो किसके लिए है? कपड़ा के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है मैनचेस्टर। तो ऐसे ही कपड़ा उद्योग भारत में कहाँ पर है? तो ये पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या कानपुर। तो किसको कहा जाता है? तो किसको भाई? अहमदाबाद को। ठीक है, ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने का जो कार्य करता है मानव शरीर में, तो वो कौन करता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी। तो कौन करेगा? मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो वो कौन करता है? तो ध्यान रखना कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का खासकर ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में क्या है, ब्लड के साथ में क्या है, ऑक्सीजन जाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका जो माध्यम है वो क्या है, ध्यान रखें कौन? तो वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो छोड़ा गया था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह है वो कौन सा है? वो है आर्यभट्ट, जो क्या है, छोड़ा गया था। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के सत्र की जो संयुक्त सत्र होगा यानी संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता जो करता है तो वो कौन करता है? तो वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। अगला कौन सा है? संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है? तो वो है राष्ट्रपति, ध्यान रखना।
ठीक है, इस बुलाते को क्या बोला जाएगा? आहूत। ऐसे भी लिखा आ सकता है कि भारतीय संविधान के संयुक्त सत्र को आहूत कौन करता है? तो आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उसकी जो अध्यक्षता करेगा, इसका जो मैनेजमेंट करेगा सारा का सारा, तो वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए। सभापति के रूप में काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन सारा का सारा जो खेल है वो किसके हाथ में है? लोकसभा अध्यक्ष के। कब कौन सा सवाल पूछे जाना है, कब किसकी बारी आएगी, वो सारा का सारा जो मैनेजमेंट करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी स्पीकर उसको क्या है? करेगा। ठीक है भाई, अगला देखेंगे क्वेश्चन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है ना? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन, है ना? तो कितना होता है? तो 120 दिन। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलों का जो रेल शुरुआत होगी थी, यानी कब से होगी थी? रेलों को जो राष्ट्रीय रूप में चलाई गई थी, 1947 से, 1950 से, 1951 से या 1957 से? तो भारत में रेलों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब से हुआ था? तो वो हुआ था 1951 से। कब से हुआ था भाई? 1951 से इनको क्या है? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था और इनको शुरू कर दिया गया था। वैसे तो पहली रेल जो चलाई गई थी अंग्रेजी टाइम में ही चलाई गई थी, 1857 के समय में, लगभग 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, है जिसका नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। 34 किलोमीटर में चलाई गई थी, लेकिन वो अंग्रेजी टाइम था। जो भारतीय टाइम रहा है वो है 1951 से, जब से इनका क्या है? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है ना? ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? यानी कि ओलंपिक का जो झंडा होता है, ओलंपिक का जो झंडा होता है, तो झंडे में क्या है? छल्ले होते हैं। और ये जो छल्ले होते हैं किससे संबंधित होते हैं? छल्ले का जो संबंध है वो किस चीज से लेकर संबंध है? तो वो है महाद्वीप से। यानी कि कितने महाद्वीप इसमें क्या है? भाग ले रहे हैं। बात ये है, तो कितने महाद्वीप इसमें भाग ले रहे हैं, है ना? तो छल्लों का ध्यान रखना, वो तो वो कितने हैं? तो वो कितने हैं टोटल? कितने भाई? 6। टोटल कितने हैं? 6। बात समझ में आ गई? या 5? तो वो कितने हैं? ध्यान रखेंगे भाई, 5। कितने महाद्वीप थे? टोटल 6 हैं, लेकिन जो ओलंपिक में है वो कितने हैं? 5। ठीक है, जैसे कि बात करें कौन सी? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। अमेरिका में ध्यान रखना, उत्तरी और दक्षिणी एक ही जगह लिए जाएंगे, इस चीज का खासकर ध्यान रखना। बात समझ आ गई? तो कितने के आगे? टोटल 5। जो नहीं लिया जाता तो कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक जो है नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्राणी वर्ग है ही नहीं, प्राणी वर्ग नहीं है, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। तो इन दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया, कभी भी गलती 6 मत कर देना, है ना? इसलिए बता रहा कि ये पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक छल्लों में किस महाद्वीप का छल्ला नहीं होता? तो किसका होता है? अं, आर्कटिक महाद्वीप का। ठीक है, ध्यान। अंटार्कटिका महाद्वीप का। ठीक है, ध्यान। कौन सा का? अंटार्कटिका। बस है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अंटार्कटिका। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, समानता से, धर्म से, शिक्षा से? तो संविधान का जो 14 है मौलिक अधिकार है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो वो है समता या समानता का। कौन सा है भाई? समता या समानता का, जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अरण्यक किससे संबंधित है ना? अरण्यक एक चीज है, क्या बताऊं तुम्हें? अरण्यक क्या है? एक छोटी चीज है, मतलब किसी चीज को दर्शाने वाली। जैसे कि मैं क्या बात करूं आपको, जैसे कि कोई क्या है, किस चीज का प्रदर्शन किया जाए, यानी किस चीज के बारे में बताया जाए, लेकिन वो उससे क्या हो? थोड़ा कम हो, लेकिन उसी तरह से हो। तो यहाँ आप क्वेश्चन से चलेंगे। पहले, अरण्यक किससे संबंधित है? पुराण से, वेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या उपनिषद से? तो अरण्यक जो काम करेंगे वो किसके लिए काम करते हैं? वेद के लिए, है ना?
यानी कि वेद का जो छोटा रूप है, संक्षिप्त यानी कि छोटा सा रूप है जो, तो वो जो रूप है छोटा, तो वो क्या है, वेद है। तो अरण्यक किससे संबंधित है, तो किससे, वेद से संबंधित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का जो है डेल्टा वो कौन सा है, तो डेल्टा क्या होता है, दो नदियों के बीच का जगह है ना, जैसे कि एक नदी ये हो और एक नदी ये हो। ठीक है, ये जो क्षेत्र बनेगा यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या होगा, डेल्टा, है ना। जब ये मिलेगी आके तो कहीं पे क्या है, जगह उठी हुई बच जाएगी ऐसे, और ये इसकी साइड से निकलनी क्या है, शुरू हो जाएंगी। तो ये बीच की जो जगह है इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो कौन सा होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। और डेल्टा का भी यदि नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो डेल्टा का नाम है, ध्यान रखना, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया या फिर बेरीबेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा भाई, रतौंधी। ठीक है, ध्यान रखना, रतौंधी रोग होगा विटामिन ए की कमी से। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है, पंचशील समझौता, है ना, सिद्धांत का मतलब है समझौता, ध्यान रखेंगे, समझौता भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो पंचशील समझौता किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था से, विदेश नीति से, कृषि से या शिक्षा से। तो ध्यान रखना वो किससे है, विदेश नीति से, ध्यान रखना। तो पंचशील सिद्धांत जो विदेश नीति हुई थी किसके साथ में हुई थी, तो भारत और चीन के साथ में। इसके भारत और चीन के साथ में ये क्या है, समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा गया, पंचशील समझौता कहा गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध। तो सबसे ऊंचे बांध की बात करेंगे तो वो कौन सा है, टिहरी, जो अपना कहाँ पर पड़ेगा, उत्तराखंड में। ध्यान रखना कहाँ पर पड़ेगा, उत्तराखंड में, जो सबसे क्या है अपना ऊंचा बांध है भारत का। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। टिहरी बांध किस पर है, गंगा नदी पर या भगीरथी पर, भगीरथी पर। विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट, वाट, एम्पियर या ओम। ठीक है, तो किसकी है, विद्युत धारा की क्या है, आप सभी को पता ही है, तो क्या है, एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखना, धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में। इकोनॉमिक टाइम किस भाषा में प्रकाशित होता है, एक क्या है, इकोनॉमिक टाइम क्या है, एक अखबार है, एक विदेशी अखबार है, जो किस भाषा में प्रकाशित होता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती। तो किस में होगा, तो वो किस में होगा, अंग्रेजी। और ध्यान रख, इकोनॉमिक टाइम जो है बिजनेस अखबार है, एक बिजनेस अखबार। कैसा अखबार है, बिजनेस। ठीक है, जिसमें सारी जानकारी किसके बारे में होगी, बिजनेस के बारे में होगी, और किस भाषा में होगी, तो अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, चंद्र पर, सौर पर, चंद्र सौर दोनों पर या फिर ज्योतिष विद्या पर। तो किस पर आधारित है, तो वो ध्यान रखना वो किस पर है, सौर पर, है ना, किस पर आधारित है, सौर पर, यानी कि सूर्य की किरणों पर, सूर्य पर आधारित है ना। क्योंकि इसका जो पहला महीना है वो क्या है, चैत्र, इसके अनुसार ही क्या है, इसको माना गया है। तो इसका जो आधार है वो क्या है, सूर्य है। कबूली वाला कहानी के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया। कबूली वाला लेखक कौन है, कबूली वाला यानी कि एक क्या है, काबुल का व्यक्ति है, काबुल का है रहमत, और एक भारत की बच्ची है मिनी। ठीक है, रहमत क्या है, एक व्यापारी है, व्यापारी भी किस चीज का, ये अपने क्या होते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, है ना, सूखे मेवे, सूखा मेवा जो लाता है, सूखा मेवा बेचने के लिए क्या है, अफगानिस्तान से, यानी काबुल के क्षेत्र से, अफगानिस्तान में है काबुल, वहां से क्या है बेचने के लिए कहाँ है, भारत में आता है। और वहाँ एक छोटी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, कौन सा, मिनी। उसके कुछ केस होने के कारण भारत में क्या है, उसको बंद कर लिया जाता है। और काफ़ी टाइम बाद क्या है, जेल से छूटने के बाद जब वो आता है तो मिनी से मिलने के लिए, उस समय मिनी क्या है, बड़ी हो जाती है, उसे वो पहचान नहीं पाता।
उसकी जो दिखा रखा है कि एक प्रेम दिखा रखा है बाप बेटी के बीच में, ऐसा इस कहानी में है कबूली वाला। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कबूली वाला कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। तो वो कौन है भाई उसके लेखक, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखना कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, कबूली वाला कहानी के लेखक जो है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, यानी कि एक लिमिट जो है उसकी, उसको क्या कहा जाता है, तन्यता, अघातवर्ध्यता, लचीलापन, कठोरता। नहीं, धातु को पीटकर जो चादर बनाने की जो क्षमता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाएगा अघातवर्ध्यता। ठीक है, ध्यान रखना, तन्यता नहीं, तन्यता में मतलब तार बनाया जाता है, यहाँ चादर बनाई जा रही, तो अघातवर्ध्यता। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है ना, राष्ट्रीय जलचर यानी कि जल में चलने वाला पशु या तो वो आप सभी को पता ही है, तो कौन सा है, डॉल्फिन, जिसका नाम क्या है, टूसू, अंधी मछली। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों सेशन, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितना आपको पता था, कितना नहीं पता था, ये सब आप क्या है हमें बताएंगे।